हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज की डेट है 16 अगस्त। 16 अगस्त की जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू में, इन दोनों को डिस्कस करेंगे आज के डेली न्यूज़ एनालिसिस में। इसे प्रीलिम्स डोज भी कहते हैं। तो कुल मिला के पूरी बात बता देती हूँ जो नए स्टूडेंट हैं उनको, कि ये हमारा कॉम्प्रहेंसिव करंट अफेयर्स कोर्स चल रहा है विच इज़ फ्री फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, आई जस्ट वॉन्ट कि जो भी जहाँ से भी आता है, चाहे आप रूरल एरिया से आते हो, अर्बन एरिया से आते हो, दिल्ली आ सकते हो या नहीं आ सकते हो, ये सारी चीज़ें इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दीज थिंग्स आप यहाँ पे इस फ्री कॉम्प्रहेंसिव करंट अफेयर्स कोर्स का फ़ायदा ज़रूर उठाओ। इसीलिए ही इसको हमने फ्रीली यूट्यूब पे पब्लिश करना स्टार्ट किया है। तो देखो, इसके अंतर्गत 3 वीडियोज़ आते हैं। पहला आता है डीएनए यानी कि प्रीलिम्स डोज, जैसा कि आप यह भी देख रहे हो। इसके बाद आता है एक एडिटोरियल एनालिसिस जिसमें हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाते हैं आपको फॉर फ्री। आप ये आंसर्स इसके थ्रू लिख के हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड करो और उसका हो जाएगा रिव्यू। आपको भी दूसरों का आंसर रिव्यू करना है, दूसरे भी आपका आंसर रिव्यू करेंगे और मैं भी आपका आंसर रिव्यू करूंगी। और साथ में थर्ड आता है हमारा प्रीलिम्स संग्राम, जो कि आता है मंडे टू फ्राइडे 9:15 PM पे। ओके, तो 9:15 PM पे ये आता है। आप लोग इसको भी ज़रूर सॉल्व किया करो, जो करंट अफेयर्स की टेस्ट होती है यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे, सो दैट यू कैन रीप द मैक्सिमम बेनिफिट्स ऑफ दिस कोर्स। ऑलराइट, आगे बात करते हैं। देखो, अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहो तो इन सभी मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। क्यों ज्वाइन कर लेना? क्योंकि इस पे मैं लेक्चर्स की PDF पोस्ट करती हूँ। साथ में एक और चैनल है हमारा, मयूरी भागवानी यूपीएससी। इसके आगे यूपीएससी लिखा हुआ है, सर्च करोगे बड़े आराम से मिल जाएगा। ये हमारा डिस्कशन ग्रुप है जिस पे आप अपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करके जो आंसर्स पोस्ट करोगे वो यहीं पे करोगे। ओके, इसके साथ आप मुझसे मेल, ट्विटर और इंस्टाग्राम के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। आगे बात कर लेते हैं आज के टॉपिक्स की। तो देखो, GS1 में हिस्ट्री में देखेंगे ऑपरेशन मेघदूत के बारे में। ये क्यों न्यूज़ में था? बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्सा है, आप सभी के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद देखो, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी जो हैं उन्होंने एड्रेस किया कल पूरे देश को। ठीक है, कल हमारा 75 ईयर्स हो गए हमें इंडिपेंडेंस को, और 76th इंडिपेंडेंस डे हमने कल मनाया। आज़ादी का अमृत महोत्सव हमने मनाया। तो उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमें एड्रेस किया, किन बातों पे बात करी इसके बारे में देखेंगे। इसके अलावा GS2 में इंटरनेशनल रिलेशंस में देखेंगे नगानो काराबख रीजन के बारे में। इसके बाद GS3 में देखेंगे डिफेंस में डॉर्नियर एयरक्राफ्ट और एटैक्स के बारे में। GS4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। ओके, आगे बात करते हैं। सोल्जर्स रिमेन्स फाउंड इन सियाचिन आफ्टर 38 ईयर्स के बाद एक सोल्जर के रिमेन्स मिले हैं सियाचिन में। अब देखो, कल ही हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया। वैसे तो ये अमृत महोत्सव एक दिन का नहीं है, अभी तो सालों साल चलेगा ये अमृत महोत्सव, और बहुत जल्दी हम अपना 100th इंडिपेंडेंस डे भी मनाएंगे। लेकिन देखो, ये आज़ादी हमें इतनी आसानी से नहीं मिली है। एवरी वन ऑफ द सोल्जर इज़ फाइटिंग फॉर इट। और इसका जीता जाता जागता एग्जाम्पल देखो, सियाचिन में 38 ईयर्स के बाद एक सोल्जर के रिमेन्स मिले हैं। रिमेन्स में भी उसकी बॉडी की शिनाख्त जो हुई, वो सोल्जर की बॉडी की शिनाख्त जो हुई, वो कैसे हुई? यहाँ पे इन चीज़ों के थ्रू हुई, जो यहाँ पे आर्मी की डिस्क उनके पास थी, जो आइडेंटिफिकेशन हुआ वो इनके थ्रू हुआ। ठीक है, कि उनका कौन सा नंबर था, क्या नाम था, ये सब आइडेंटिफिकेशन इसके थ्रू हुआ है। हुआ यूँ था कि ऑपरेशन मेघदूत जो था, एक ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था हमारी इंडियन आर्मी के द्वारा इन द ईयर 1984। ये ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था सियाचिन के लिए। सियाचिन के ऊपर हमला किया था पाकिस्तान ने। सियाचिन को वापस पाने के लिए हमने यहाँ पे ऑपरेशन मेघदूत चलाया था 1984 में। इसी दौरान एक 20 मेंबर्स की टीम, आर्मी की 20 मेंबर्स की टीम जा रही थी शंकर टॉप पे। ठीक है, सियाचिन में एक जगह है शंकर टॉप, वहाँ पे, और इनके सामने आ गया था एक एवलांच, एक बड़ा सा तूफान जो होता है ना, बवंडर काइंड ऑफ आइस का, बर्फ का। तो वो एक एवलांच आ गया इनके सामने, और इसी के कारण कई सारे लोग यहाँ पे मिसिंग हो गए थे। और एक सोल्जर हमें मिला है अब 38 ईयर्स के बाद, इनके रिमेन्स मिले हैं। कैन यू इमेजिन इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस? आप समझ रहे हो कि एक तो आप आर्मी में सर्व कर रहे हो, आर्मी में सर्व करते करते एक दिन आप अचानक से मिसिंग हो जाते हो, इसके बाद आपका कुछ पता नहीं चलता, और 38 ईयर्स के बाद पता चलता है कि आपने कितना बड़ा सैक्रिफाइस किया है अपने देश के लिए, अपने देश की को बचा के रखने के लिए, अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए। इतना बड़ा सैक्रिफाइस कि एक तो आपने करा वो चीज़, उसको प्रोटेक्ट किया, उसके बाद आपको 38 ईयर्स तक
किसी को पता ही नहीं कि आप कहाँ हो। एक गुमनामी की लाइफ हो गई है ना, यानी कि लाइफ तो हुई नहीं, उनकी तो डेथ हो चुकी है, लेकिन ये बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। इसको आप एथिक्स में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एथिक्स में डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस में आप इसको यूज़ ज़रूर कर सकते हो। ओके, तो देखो 38 ईयर्स के बाद इनका जो रिमेन्स है वो मिले हैं, और इनके जो शरीर पे आर्मी डिस्क थी उसके थ्रू पता लगा कि ये जो है कौन है। ऑपरेशन मेघदूत के लांस नायक चंद्रशेखर सिंह इनका नाम है, लांस नायक चंद्रशेखर सिंह। ओके, और ऑपरेशन मेघदूत जो था वो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का एक ऑपरेशन था, जिसमें सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर कंट्रोल पाने के लिए ये ऑपरेशन किया गया था, ठीक है। तो पाकिस्तान जो था वो इसको कैप्चर करना चाहता था, हमने कैप्चर नहीं करने दिया। अब देखो यहाँ पे ऑपरेशन मेघदूत के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सियाचिन जो है, सियाचिन हमारे एकदम टॉप मोस्ट जो हमारा इंडिया है ना, उस एरिया में सियाचिन ग्लेशियर आता है। इसको जाके मैप में, एटलस में ज़रूर देखना, इसके आसपास क्या क्या लोकेशन आपको दिख रही है। अक्साई चीन कहाँ पे है इसके आसपास, यहाँ पे NJ9842 ये पॉइंट कहाँ पे है, इसके साथ यहाँ पे बताना कि POK कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये पूरी चीज़ें बताना मुझे कि यहाँ पे इसके आसपास से कौन सी रिवर निकलती है, सियाचिन के आसपास से इंडस की एक ट्रिब्यूटरी निकलती है। तो ये मुझे आप बताओगे कमेंट सेक्शन में, और कमेंट सेक्शन में जो मुझे इसका जवाब देगा उसके लिए रहेगा कल एक सरप्राइज। ओके, अच्छा, ऑपरेशन मेघदूत की बात करते हैं। ऑपरेशन मेघदूत जो था इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का ऑपरेशन है। बेसिकली सियाचिन ग्लेशियर को वापस से कंट्रोल पाना था, इसीलिए इसको ऑपरेशन को किया गया था। कश्मीर में था सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। अब तो डिवाइड हो गया, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी हो गई है और एक लद्दाख यूनियन टेरिटरी, लेकिन उस टाइम पे एक ही कश्मीर हुआ करता था। उस टाइम पे सियाचिन ग्लेशियर कश्मीर में आता था। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ था कि सियाचिन जो था एक बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ था, यानी कि दोनों इंडिया और पाकिस्तान इसके डिमार्केशन को लेकर वेगनेस बहुत थी, इसके डिमार्केशन को लेकर आपस में डिस्प्यूट बहुत था। एक एग्रीमेंट हुआ था, कराची एग्रीमेंट 1949 में, जिसमें इसको डिमार्केट किया गया था, लेकिन डिमार्केशन बड़ा ही वेग था, ठीक है। और इसीलिए इसको देखो, वैसे तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन हो गया था इसका डिमार्केशन का, लेकिन इसको लेकर कंटिन्यूसली डिस्प्यूट बना हुआ था। और सियाचिन ग्लेशियर ना काफ़ी ऊंचाई पे है, जिसके पास सियाचिन ग्लेशियर का एक्सेस होगा, कंट्रोल होगा, वो आसपास के सभी रीजन्स, पाकिस्तान, चाइना तक देख सकता है कि आसपास क्या हो रहा है, सर्विलेंस रख सकता है, बहुत ज़्यादा अपर हैंड रहेगा उसके पास, जिसके पास सियाचिन का कंट्रोल होगा। इसीलिए पाकिस्तान बार बार हमारे सियाचिन को हमसे छीनना चाहता था। तो बेसिकली इस पूरे इशू की शुरुआत हुई 1984 में, 13 अप्रैल 1984 में एक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया गया, ठीक है। और यहाँ पे पहली बार ऑफेंसिव काइंड का मिलिट्री ऑपरेशन लाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे पाकिस्तान ने भी अपना ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन अबाबील, ठीक है। और इसको हमने हरा दिया और ये ऑपरेशन अबाबील को एकदम फेल कर दिया, और हमने अपने इस ऑपरेशन मेघदूत के थ्रू सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर फिर से कंट्रोल पा लिया था, ठीक है, जिसको कैप्चर करने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा था। करंटली इंडियन आर्मी रिमेन्स द फर्स्ट एंड ओनली आर्मी इन द वर्ल्ड टू हैव टेकन टैंक्स एंड अदर हैवी ऑर्डिनेंस अप टू सच इन एल्टीट्यूड। आज तक कभी भी कोई भी आर्मी, किसी भी देश की आर्मी इस इतने बड़े एल्टीट्यूड, 5000 मीटर, 16000 फीट, इतने ज़्यादा हाइट पे कभी भी टैंक्स वगैरह लेकर नहीं गई है। सिर्फ इंडियन आर्मी पहली बार लेके गई थी, और आज तक की अकेली आर्मी है ऐसी इंडियन आर्मी। ओके, तो हमारे जो आर्मी मैन हैं, हमारे जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, चाहे कोई भी आर्म्ड फोर्सेज हो, सभी ने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है, एंड वी शुड रिकोगनाइज एंड वी शुड रिस्पेक्ट देयर सेक्रीफाइस। ओके, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इशू है हमारा, जब हमारा कल 15 अगस्त हमने मनाया, हमारा इंडिपेंडेंस डे हमने मनाया, 76 इंडिपेंडेंस डे, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया देश को और कुछ मुद्दे उठाए। इन मुद्दों के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। देखो, वैसे ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन कुछ कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जस्ट फॉर जनरल अवेयरनेस। पहली चीज़ तो ये कि इधर उठाया गया करप्शन का मुद्दा, ठीक है, करप्शन का मुद्दा उठाया गया। दूसरा उठाया गया नेपोटिज्म का मुद्दा। आपको पता है कि पॉलिटिक्स में भी कई सारी पार्टीज हैं जो नेपोटिज्म पे चलती हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरा उठाया गया ओवरऑल डेवलपमेंट का मुद्दा, ठीक है, तो हमारे देश का जो डेवलपमेंट है उसका मुद्दा उठाया गया। तो ये कहा गया कि बाय 2047 जब हम अपना 100th इंडिपेंडेंस डे मना रहे होंगे, तब तक के लिए हमने पंच प्रण लिए हैं। पंच प्रण यानी कि 5 प्रोमिसेस हमने किए हैं, 5 रिजॉल्व लिए हैं। ये क्या 5 रिजॉल्व हैं? देखो, सबसे पहला तो ये कि हम यहाँ पे अपने देश को डेवलप्ड इंडिया बनाएंगे। दूसरा ये कि हम यहाँ पे कोई भी कॉलोनियल माइंडसेट यहाँ पे रहने नहीं देंगे बाय 2047, ठीक है। तीसरी चीज़ ये कि हम अपनी लिगेसी को
प्राउडली एक्सेप्ट करेंगे, अपने कल्चर को प्राउडली एक्सेप्ट करेंगे, अपनी यूनिटी को बढ़ा के रखेंगे और जो भी सिटीजन्स को जो भी सर्विसेज दी जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी ही ऑनेस्टी के साथ दी जाएंगी। ओके, और ये सब कुछ सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्राइम मिनिस्टर के साथ सारे चीफ मिनिस्टर्स भी आगे आएंगे और ये करने में हेल्प करेंगे। दूसरी चीज़ ये बोली गई कि हम कब तक दूसरों पर डिपेंड करेंगे, हम इंडिया के लिए अपने खुद के स्टैंडर्ड्स लिखेंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमने बनाई है, इसी तरह की नई और सारी इनिशिएटिव्स भी लेंगे। और इसके साथ कुल मिला के ये इलिसिट मनी को रोकने की बात की गई और इसमें ये कहा गया कि जो भी अनअकाउंटेड कैश है, करप्शन होता है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, उसको कैसे कैसे रोकना है, इसकी बात की गई। तो बस कुछ ब्रॉड पॉइंटर्स आपको पता होने चाहिए सो दैट अगर मेंस का, अभी देखो बहुत जल्दी मेंस होने वाली है यूपीएससी 2022 की, तो उसके लिए मैं बता रही हूँ कि आप इन चीज़ों को कोट कर सकते हो। इनफैक्ट जब हम अपनी आंसर राइटिंग भी करते हैं ना एडिटोरियल्स वगैरह में, तो आप उसमें इन चीज़ों को कोट कर सकते हो। जैसे करप्शन का क्वेश्चन आता है मान लो एथिक्स में या पेपर 2 में, तो आप वहाँ पे ये कोट कर सकते हो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमारे आज़ादी के अमृत महोत्सव में जो एड्रेस किया कंट्री को, उसमें भी उन्होंने ये करप्शन का मुद्दा उठाया। तो सोचो हमारे देश में कैसा करप्शन, कितना हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं करप्शन को कर्ब करने की, टैकल करने की। या करप्शन इसीलिए एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती। इसीलिए मैं बार-बार कहती हूँ कि देखो तीनों वीडियोज़ जो है ना वो रेगुलरली फॉलो करो। साथ में कोशिश करो कि आप अपने एडिटोरियल्स के नोट्स बना पाओ, क्योंकि ये एडिटोरियल्स के नोट्स जो है ना बड़े काम आएँगे आपको आपके मेंस के टाइम पे। एंड मार्क माय वर्ड, आप उस टाइम पे याद करोगे, अगर आप ये एडिटोरियल के नोट्स बना लोगे ना, आपको याद आएगा कि हाँ भाई हमने सबसे अच्छा काम किया अपने जीवन का, ठीक है। क्योंकि आपकी 1 साल में पूरी नैया पार निकल जाएगी। एंड दिस इज़ व्हाट आई एम टेलिंग टू यू फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस, ओके। आगे बात करते हैं द कॉन्फ्लिक्ट ओवर नगर्नो काराबख रीजन। तो ये नगर्नो काराबख क्या है इसकी बात कर लेते हैं। ये देखो नगर्नो काराबख जैसे इंडिया पाकिस्तान जो है, हमारा एक इशू चलता है कश्मीर को लेकर। कश्मीर ऑल्दो इंडिया का है लेकिन बार बार पाकिस्तान जो है क्लेम करता रहता है। दूसरी चीज़ जैसे आप देखते हो चाइना में ताइवान का इशू चलता रहता है, ठीक है। तो ये ऐसे हर दो कंट्रीज जो होती है ना, नेबरिंग कंट्रीज, उनके बीच में कोई डिस्प्यूट रहता ही है, ठीक है। तो वैसे ही अज़रबैजान और अर्मेनिया ये 2 कंट्रीज़ हैं, ठीक है? इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में ये डिस्प्यूट है, ओके। कौन सा डिस्प्यूट है? नगर्नो काराबख रीजन का। तो पहले तो मैं आपको लोकेशन दिखाती हूँ। देखो कैस्पियन सी के पास में, ये देखो कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी के पास में ये है अर्मेनिया, ये है अज़रबैजान। इसके आस-पास देखो कौन-कौन है, रशिया है यहाँ पे, जॉर्जिया है, टर्की है और साथ में ईरान है। देखो लोकेशंस देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे पूछा था इटली के आस-पास कौन-कौन सी कंट्रीज़ हैं, सिर्फ 1 या 2 मुझे आंसर्स मिले और किसी ने आंसर नहीं किया था। तो देखो दिस इज रिफ्लेक्टिंग योर सीरियसनेस, ओके। तो सीरियस हो जाओ और इसको बहुत सीरियसली लो, ठीक है। मैपिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इफ यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू मैपिंग, माइंड माई वर्क्स, इट वुड नॉट वर्क, ओके। तो देखो यहाँ पे हमें मैपिंग को भी ध्यान देना है। तो अभी देखो अजरबैजान है, दूसरा है अर्मेनिया, ये दोनों आपस में नेबरिंग कंट्रीज हैं। इनके बीच में ये एक लोकेशन आती है, ये वाला जो पूरा रीजन है नगर्नो काराबाख रीजन है, ठीक है। इसमें देखो ये वाला जो रीजन है ना, ये यहाँ पे जो रीजन है इसको मिली हुई है किसकी, ये अजरबैजान के कंट्रोल में है, ठीक है। अजरबैजान के कंट्रोल में है। और ये जो पूरा एरिया है ना डार्क ब्राउन कलर का और ये छोटा ये ऑरेंज कलर का भी, इस पूरे एरिया को नगर्नो काराबाख रीजन बोलते हैं। वैसे तो ये पूरा का पूरा रीजन इंटरनेशनल कम्युनिटी अजरबैजान का है ऐसे रिकॉग्नाइज करती है। लेकिन ये जो ऑरेंज कलर का रीजन दिख रहा है ना नगर्नो काराबाख रीजन, यहाँ पे मेनली रहती है अर्मेनियन पॉपुलेशन, अर्मेनियन एथनिसिटी के लोग रहते हैं। तो कंट्रोल जो है ये माना जाता है कि अजरबैजान का है, लेकिन एक्चुअल में अर्मेनिया के लोग रहते हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि डी जुरे कंट्रोल जो है वो अजरबैजान का है, लेकिन डी फैक्टो प्रैक्टिकल टर्म्स में जो यहाँ पे कंट्रोल है वो अर्मेनिया के पास है, क्योंकि अर्मेनिया के लोग यहाँ पे रहते हैं, अर्मेनियन एथनिसिटी के। अब देखो इस पूरे जो एरिया है इस पे क्यों इतना घमासान हो रहा है, इस पे घमासान इसीलिए इतना हो रहा है क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट एरिया है। वैसे तो माउंटेनियस रीजन है, फॉरेस्टेड रीजन है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑयल की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। ऑयल और गैस पाइपलाइन यहाँ पे, एनर्जी रिच रीजन है तो ऑयल एंड गैस पाइपलाइन यहाँ पे बिछाई जा सकती हैं। कैस्पियन सी के जस्ट पास में आता है, यहाँ पे इस साइड पे ब्लैक सी है। तो आसपास जो है बड़े अच्छे रिसोर्सेज हैं।
जिसके पास भी ये टेरिटरी चली गई ना, बिना मतलब डिस्प्यूट के ख़त्म होके, जब डिस्प्यूट ख़त्म होगा जिसके पास भी ये टेरिटरी गई, वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑयल एंड गैस में बड़ा रिच एरिया है ये, ठीक है? इसके साथ देखो कई सारी पाइपलाइन्स जो हैं इसके आस-पास से ही निकलती हैं, तो इसीलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, ओके। अब देखो ये हुआ क्या है, ये इसकी जो शुरुआत है, देखो यहाँ पे क्या था, पहले सोवियत यूनियन हुआ करता था, यूएसएसआर हुआ करता था, ठीक है? यूएसएसआर जब हुआ करता था, उस टाइम पे 1920s के आसपास, 1921 में लगभग, यहाँ पे अर्मेनिया और अज़रबैजान 2 रिपब्लिक्स बने, ठीक है? ये वाला रीजन जो था तब भी डिस्प्यूटेड था, क्योंकि यहाँ पे अर्मेनिया के लोग रहते थे लेकिन कंट्रोल अज़रबैजान का था, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो यूएसएसआर हुआ करता था उसने बोला नगर्नो काराबख रीजन अज़रबैजान को दे दिया, लेकिन ये भी बोला कि अगर तुम चाहो तो इंडिपेंडेंट हो सकते हो। तो अज़रबैजान के ऊपर इसके पास यहाँ पे कंट्रोल रहा नगर्नो काराबख का। बाद में 1980s के दौरान जब धीरे-धीरे यूएसएसआर टूट रहा था, और बाद में जब यूएसएसआर पूरी तरह से टूट गया 1991 में, जब यूएसएसआर पूरी तरह से टूट गया, तो नगर्नो काराबाख रीजन ने, जो यहाँ के लोग थे, उन्होंने ये बोल दिया कि हम यहाँ पे इंडिपेंडेंट हैं, हम यहाँ पे अज़रबैजान के अंदर नहीं आते, अज़रबैजान की टेरिटरी नहीं है, हम तो इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है? तो ये नगर्नो काराबाख रीजन सिर्फ़ और सिर्फ़ यूएसएसआर के कारण रुका हुआ था। जैसे ही ये टूटा वैसे ही इन्होंने बोला हम तो इंडिपेंडेंट हैं। और इनकी इस इंडिपेंडेंस वाली क्लेम को सपोर्ट किया अर्मेनिया ने, क्योंकि अर्मेनिया के लिए तो अच्छा ही है ना कि यहाँ पे लोग अर्मेनिया के रहते हैं और ये अज़रबैजान से अलग हो रहे हैं, मतलब अल्टीमेटली किसके पास आएँगे? अर्मेनिया के पास ही आएँगे, तो अर्मेनिया के लिए तो अच्छा ही है। तो अर्मेनिया ने इसको सपोर्ट किया। उसके बाद से कंटिन्यूअसली यहाँ पे देखो क्लैशेस चल रहे थे, आपस में लड़ाइयाँ चल रही थी, मिलिट्री ड्रिल्स चल रही थी, और फाइनली 1994 में 3 साल बाद एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट जो है, रशिया यहाँ पे देखो यूएसएसआर के टूटने के बाद यहाँ रशिया आ गया था, तो रशिया यहाँ पे आता है, इनके बीच में इंटरमीडियरी बनता है, ठीक है, मीडिएट करता है। और यहाँ पे ये जो रशिया का, यहाँ पे रशिया आता है, रशिया इन दोनों के बीच में ये सीज फायर करवाता है और बोलता है कि अब तुम शांति रखो, अब यहाँ पे ये अज़रबैजान का कंट्रोल रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक ग्रुप भी आता है, ये ग्रुप का नाम क्या है? इस ग्रुप का नाम है मिन्स्क ग्रुप, मिन्स्क कोऑपरेशन या मिन्स्क ग्रुप, ओके। ये मिन्स्क ग्रुप जो है, इसका पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, मिन्स्क ग्रुप याद रखना। ये बेसिकली 3 कंट्रीज़ आई इसमें, एक आया यूएसए, दूसरा आया रशिया और तीसरा आया फ्रांस। इन तीनों ने मिलकर यहाँ पे बोला कि हम यहाँ पे आपका मीडिएशन करेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ पे लड़ाई ना हो। लेकिन उससे भी कुछ हो नहीं पा रहा, कंटिन्यूअसली लड़ाई जो है, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बना ही हुआ है, और मेनली अज़रबैजान के लिए ये टेरिटोरियल इशू हो गया है, ठीक है? इनके हिसाब से ये टेरिटोरियल इशू हो गया है। नाउ देखो, अभी हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि पूरा ये इशू है क्या, उसके बाद आगे बात करेंगे कि इंडिया के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो, जो कॉन्फ्लिक्ट है अज़रबैजान और अर्मेनिया में, ये मेजरली 3 वॉर्स हुई हैं यहाँ पे, कई सारे क्लैशेज़ हुए हैं, उसके बाद भी ये ख़त्म नहीं हुआ है। अभी क्या हुआ, अज़रबैजान ने ये बोल दिया, अभी क्लेम कर दिया कि ये जो नगर्नो कराबख रीजन है, ये हमारी टेरिटरी है। हुआ यूँ था कि अर्मेनिया ने अज़रबैजान के एक सोल्जर को मार दिया, उसके बाद अर्मेनिया ऐसा क्लेम करता है कि अज़रबैजान ने अर्मेनिया के 2-3 सोल्जर्स को मार दिया, और यहाँ पे झूठा क्लेम करा है कि नगर्नो काराबाख रीजन के ऊपर इनको कंट्रोल मिल गया है। बेसिकली नगर्नो काराबाख कॉन्फ्लिक्ट जो है, कई सारे सीज़ फायर एग्रीमेंट्स हुए हैं, लेकिन अभी तक एक्चुअल में सीज़ फायर नहीं हो पाया है। जो गोलाबारी है, जो बमबारी है, वो रुकी नहीं है। यहाँ पे अर्मेनियंस रहते हैं, लेकिन जो बाउंड्रीज़ हैं वो मानी जाती है कि अज़रबैजान की है, जो टेरिटरी है वो मानी जाती है कि अज़रबैजान की है, ठीक है? तो ये अभी कुल मिला के मैंने आपको इश्यू तो बताया। अभी देखो क्या हुआ है, 2020 में एक एग्रीमेंट हुआ। ये 2020 में जो एग्रीमेंट हुआ, इसमें 9 पॉइंटर्स रखे गए, ठीक है? 9 पॉइंट्स एग्रीमेंट था ये, और इसको भी करवाया किसने? रशिया ने ही करवाया। ये एग्रीमेंट जो था, इसमें बोला गया कि इमीडिएट फॉर्म में आप सीज़ फायर करोगे, और एक टाइमलाइन दी गई कि अज़रबैजान जो है, ये यहाँ पे टाइमलाइन फॉर विथड्रॉल फॉर फ्रॉम अज़रबैजान्स ऑक्यूपाइड रीजन। तो ये बोला गया कि जो भी लोग यहाँ पे अज़रबैजान की टेरिटरी पे हैं, वो निकल जाएँ इस समय तक। इसके साथ यहाँ पे रशियन पीस कीपर्स यहाँ पे आए, ठीक है? और यहाँ पे नए ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स वगैरह बनाए गए। लेकिन अभी तक पीस एग्रीमेंट जो है वो प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। अभी देखो कुछ अनरिजॉल्व्ड इश्यूज़ हैं। पहला इश्यू तो बॉर्डर का इश्यू है, ठीक है? बॉर्डर का, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ ये मानती है कि ये हमारी टेरिटरी है, ये हमारी टेरिटरी है, ठीक है? दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे ये जो सीज़फायर एग्रीमेंट है, इसने भी क्लियर नहीं किया कि ये जो बॉर्डर्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक रहेंगी, ये भी क्लियर नहीं हुआ। दूसरी चीज़ ये
कि यहाँ पे एक ओवरलैंड रूट है। देखो यहाँ पे क्या है, ये नगर्नो काराबाख से लेके अर्मेनिया तक का एक रूट है, ठीक है। यहाँ पे अज़रबैजान बार-बार इनको बोल रहा है कि आप ये रूट मत यूज़ कीजिए, आप अपना अलग रोड बनाइए, ये हमारा अज़रबैजान का एरिया है, ठीक है। तो रशियन पीस कीपर्स भी यहाँ पे इनको इन्होंने भी रशियन पीस कीपर्स को भी डिप्लॉय किया गया है कि हाँ भाई यहाँ पे नया रोड बनाते हैं। अब अज़रबैजान बार-बार ये कह रहा है कि अर्मेनिया जानबूझ के रोड नहीं बनने दे रहा, सो दैट ये इश्यू रिज़ॉल्व ही ना हो, ठीक है। बेसिकली अज़रबैजान का कहना ये है कि अर्मेनिया जो है वो जानबूझ के इशू को टाल रहा है। टाल इसलिए रहा है कि जियोपॉलिटिक्स चेंज हो जाए और किसी तरह से जो नगर्नो काराबाख रीजन है वो अर्मेनिया को मिल जाए। इसके अलावा देखो एक इशू ये भी है कि नगर्नो काराबाख रीजन जो है इसमें एथनिकली अर्मेनियंस रहते हैं, ठीक है। इनके कारण यहाँ पे एक रिपब्लिक इन्होंने बनाया है, रिपब्लिक ऑफ अर्त्साक। ओके, ये जो है ये आपस में इनके चक्कर में बीच में फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। कैसे? यहाँ पे अर्मेनिया के लोग रहते हैं, तो अर्मेनियन जो यहाँ पे एथनिसिटी के लोग हैं उनका कहना है कि हम तो कुछ भी हो जाए अज़रबैजान में जाके नहीं जुड़ेंगे। लेकिन इनको ये शक है कि जो अर्मेनिया का प्राइम मिनिस्टर है वो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो चुके हैं और धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ आ रहे हैं। तो अर्मेनियंस जो हैं बड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं इस चीज़ से, ठीक है, कि हमको नहीं करना यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़। और अज़रबैजान जो है वो बार बार चाहता है कि हमारी नेशनल इंटीग्रिटी बनी रहे, ठीक है। तो ये अभी इशू चल रहा है। अर्मेनिया कंटिन्यूअसली पॉलिटिकली इंडिया की साइड लेता है और अर्मेनिया ने, जैसे कश्मीर का भी इशू हुआ, तो कश्मीर के इशू पे भी तो इस कश्मीर के इशू पे भी यहाँ पे अर्मेनिया ने हमेशा इंडिया की साइड ली है कि नहीं, कश्मीर जो है इंडिया का ही हिस्सा है, पाकिस्तान को इसे छीनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन अज़रबैजान जो है ये हमेशा पाकिस्तान की साइड लेता है और बार-बार हमारे कश्मीर के इशू पे इंडिया के खिलाफ बोलता है, ठीक है। तो ऐसे देखा जाए तो जियोपॉलिटिकली तो अर्मेनिया की साइड हमको लेनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जियो इकोनॉमिक्स जो है वो हमें बोलती है कि अज़रबैजान भी कम सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। अब देखो इंडिया जो है उसने एक फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन ट्रीटी की हुई है अर्मेनिया की साइड, ठीक है। अर्मेनिया की साइड की है ये, इसीलिए हम अज़रबैजान का साथ नहीं दे सकते। लेकिन अज़रबैजान में इकोनॉमिकली कई पोटेंशियल हैं, कई अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे हमारी ओएनजीसी हो गई, गेल हो गई, ये यहाँ पे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर कर रही हैं, ऑयल फील्ड को लेकर, नेचुरल गैस वगैरह को लेकर। और दूसरी चीज़, हम यहाँ पे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की तरफ भी बढ़ रहे हैं, ठीक है, ईरान और रशिया के साथ। और इसी में बीच में अज़रबैजान भी रूट पे पड़ता है, इसीलिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल एशिया में एक अच्छी धाक रखता है अज़रबैजान, इसीलिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। साथ में एक इम्पॉर्टेंट पैसेंजर और फ्राइट रेल लिंक है इनकी बीच में, ठीक है, जो इंडिया को टर्की के साथ कनेक्ट कर सकती है। ओके, तो अर्मेनिया जो है अभी तक हमारे लिए जियोपॉलिटिकली बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है, ठीक है। लेकिन जियो इकोनॉमिक्स जो है वो अज़रबैजान की तरफ अलाइंड हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या किया जाए ये इंडिया को भी डिसाइड करना पड़ेगा। ओके, अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि इंडिया ने अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी लाई है, एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी, सेंट्रल एशिया कनेक्ट, ये पॉलिसीज आई है। लेकिन अभी तक साउथ कॉकेशस जो है जहाँ पे अज़रबैजान अर्मेनिया है उनके लिए कोई पॉलिसी अभी तक इंडिया नहीं लेकर आया है। तो इंडिया जो है उसको अपनी फॉरेन पॉलिसी की जो रेंज है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा, अज़रबैजान अर्मेनिया तक आना पड़ेगा, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट रीजन है। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की। इंडिया गिफ्ट डॉर्नियर एयरक्राफ्ट टू श्रीलंका। तो यहाँ पे हुआ यूँ है कि इंडिया ने श्रीलंका को डॉर्नियर एयरक्राफ्ट गिफ्ट किया है। डॉर्नियर यहाँ पे पूरा नाम याद देखो, डॉर्नियर 228 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट इसका पूरा नाम है। और एक और इस तरह का एयरक्राफ्ट इंडिया देने वाला है श्रीलंका को। बेसिकली ये जो हमने दिया है इनको, ये एयरक्राफ्ट दिया है, ये हमने इसीलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे हमने इनको पहले 2019 में ही कमिट कर दिया था, 2018 में ही कमिट कर दिया था। और इसके अलावा कुछ और भी आगे हम इनकी मदद करने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा श्रीलंका जो है, श्रीलंका, इंडिया, ये सब कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के मेंबर्स हैं। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो है बेसिकली इंडियन ओशन को सिक्योर करने के लिए, मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए एक कॉन्क्लेव, एक ग्रुप है जिसमें इंडिया भी आता है, श्रीलंका आता है, मालदीव आता है और बाद में मॉरिशियस भी ऐड हुआ था। ओके, आगे बात करते हैं। डॉर्नियर 228 जो है इसको हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है, ठीक है। ये इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट याद रखना, और ये हमने जर्मन एयरक्राफ्ट जो है ना उसी की लाइन पे बनाया है, ठीक है। इसमें आप डे एंड नाइट ऑपरेशंस कर सकते हो, यहाँ पे ऑफ लोडिंग कर सकते हो, सेमी प्रिपेयर्ड रनअवेज पे से टेक ऑफ कर सकते हो। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड रन ऑफ आपको चाहिए, ठीक है। और इसको
यहाँ पे डॉर्नियर जो कंपनी है उसने मेनली बनाया था, ठीक है, जर्मनी की कंपनी है। इसको यहाँ पे प्रोडक्ट लाइसेंस लेके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसको मैन्युफैक्चर करना इंडिया में ही स्टार्ट किया, और अब हम इसको श्रीलंका तक को हम यहाँ पे इसको दे रहे हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट बात है ए टैग्स की। ये ए टैग्स क्या है? इंडिया मेड हॉविट्जर यूज्ड इन 21 गन सैल्यूट। तो आपने कई बार सुना होगा 21 तोपों की सलामी, ठीक है। तो 15 अगस्त को इसी तरह की 21 तोपों की सलामी दी गई, और इसमें जो पूरा सिस्टम यूज हुआ वो था ए टैग्स। ए टैग्स का पूरा नाम है एडवांस्ड टावर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम, ठीक है। ये इंडिया का इंडिजीनियसली डेवलप्ड हॉविट्जर गन है, ठीक है। अब देखो ये हॉविट्जर क्या है? हॉविट्जर एक अम्ब्रेला टर्म है लार्ज रेंज लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन्स के लिए, ठीक है। अब ये ए टैग्स जो है इसको देखो, ये जो ए टैग्स है ये हॉविट्जर का टाइप है, और हॉविट्जर बेसिकली क्या होता है? हॉविट्जर लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन्स को कहा जाता है। तो पूरा एक सिस्टम है जिसको डीआरडीओ ने बनाया, और इसी सिस्टम के थ्रू हमारी इस बार की 21 तोपों की सलामी दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्रेडिशनली ब्रिटिश ओरिजिन का यहाँ पे गन है, ठीक है, गन सिस्टम है। अच्छा, यहाँ पे याद रखना कि ये पहली बार हमने यूज़ किया है, अभी मेड इन इंडिया है ये, और पहली बार इसको यूज़ किया है 21 तोपों की सलामी देने के लिए, ठीक है। अभी देखो क्या होता है कि जब हम 15 अगस्त को यहाँ पे अपना नेशनल फ्लैग अनफोल्ड करते हैं, उसके साथ जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो यहाँ पे नेशनल एंथम गाती हैं, और इसी के साथ में एक ट्रेडिशनल गन सैल्यूट भी दिया जाता है। तो देखो ये जो ए टैग्स है इसने 21 तोपों की सलामी दी, और ये 21 तोपों की जो सलामी का प्रोसीजर है ना, ट्रेडिशन है, ये हमने यूके से लिया है, ठीक है। यूके में भी ऐसे ही होता है, 21 तोपों की, 31 तोपों की या 101 तोपों की सलामी दी जाती है। तो हम भी यहाँ पे अपने रिपब्लिक डे पे, इंडिपेंडेंस डे पे, या फिर प्रेसिडेंट की ओथ सेरेमनी पे, या इस तरह के जो भी ओकेजन होते हैं उस टाइम पे ये 21 तोपों की सलामी दिलवाई जाती है, ठीक है। ये जो ए टैग्स है ये हमारा अपना है, ठीक है, हॉविट्जर गन है, और 25 पाउंडर्स के साथ इनको शूट किया जाता है, ठीक है। और डीआरडीओ ने डेवलप की थी, इसकी नोडल एजेंसी का नाम देख लो, पुणे बेस्ड आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, ओके। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि इनको 2013 में स्टार्ट किया गया था, और ये जो हैं कई सारे लेवल के इनके ऊपर ट्रायल्स हुए हैं, कई सारी वेदर कंडीशंस, कई सारे टेरेन्स में ये काम कर सकती है। 2020 में यहाँ पे एटैक्स ने एक यहाँ पे क्या हुआ था, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी पोखरन में जब इसको फायर किया गया, तो उसको अभी भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। लेकिन ओवरऑल जो है यहाँ पे याद रखना, ये जो डीजीक्यूए है, डीजीक्यूए यानी कि डायरेक्टर जनरल क्वालिटी अश्योरेंस, ये जो है ये फाइनल स्टेज को अप्रूवल देती है। जब भी आर्मी कोई भी चीज़ लेने वाली होती है उसमें फाइनल स्टेज अप्रूवल ये डीजीक्यूए का होता है। तो डीजीक्यूए जो है वो क्वालिटी का, अम्यूनेशन का, सेफ्टी का, इन सब चीज़ों का ध्यान रखती है, ओके। और जो आर्मामेंट सिस्टम है ए टैग्स का, उसमें देखो कई सारी चीज़ें हैं, बैरल है, ब्रेक है, बहुत सारा, मतलब एक पूरा सिस्टम है, सिर्फ ऐसा नहीं कि एक गन है। और मेजरली बहुत फेमस है एक्यूरेसी के लिए, प्रिसीशन के लिए, रेंज के लिए, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा प्रीलिम्स में तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ ये पूछा जाएगा कि ए टैग्स क्या है, ठीक है। बोल देंगे ड्रोन है, बोल देंगे कि अमेरिका का कोई डिफेंस सिस्टम है। आपको याद रखना ये इंडिया की हॉविट्जर गन सिस्टम है, ठीक है, हॉविट्जर गन सिस्टम है। और ये 21 तोपों की सलामी जो हमारे देश में दी गई 15 अगस्त पे, उसी में इसको यूज़ किया गया था, और डीआरडीओ ने इसको बनवाया है, ठीक है। तो इतना याद रखना है, और बाकी आज के लिए इतना ही था। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा हुआ है इस वीडियो के दौरान में, तो उसका आंसर क्या है। लाइक ज़रूर करना है, इसको शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।